अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। जाड़े के मौसम में बकरियों की देखरेख व प्रबंधन कार्य। रबी फसलों से अत्यधिक उत्पादन लेने हेतु संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन। किसान भाइयों, रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए इनका संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करना जरूरी होता है, ताकि खेती की लागत को कम रखकर भूमि की उर्वरा शक्ति को ह्रास किए बिना इन फसलों से अधिक लाभ लिया जा सके। तो आप इनमें पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके अग्रवाल से। चाहे वो दलहनी फसलें हों, चाहे वो तिलहनी फसलें हों, चाहे वो गेहूं की खेती करते हों किसान भाई, चाहे सब्जी की खेती करते हों, स्फूर की उपयोगिता हर फसल में बहुत ही ज़्यादा महसूस की जाती है। और इसकी जो मात्रा है, उचित मात्रा देने से पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, जो किसान भाइयों के मन में हर समय ये शंका रहती है बनी हुई, कि कौन सा स्फूर के लिए कौन सी खाद का उपयोग किया जाए। जो हमारे बाज़ार में, जो हमारे झारखंड क्षेत्र के अंदर में ज़्यादातर दुकानों में देखा जाता है कि डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट जो खाद है, ये ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं। और जो चीज़ें उपलब्ध रहती हैं हमारे किसान भाई उसी को उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक और स्रोत हो सकता है फॉस्फेट उपलब्ध कराने का, वो है सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसकी उपलब्धता आने वाले समय में और अभी वर्तमान समय में कुछ कम हो गई है। पहले इसकी उपलब्धता होती थी। जहाँ तक डीएपी का प्रश्न है, डाई अमोनियम फॉस्फेट का है, इसमें जो स्फूर की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, वो 46% होती है। वहीं पर एसएसपी में जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, उसमें जो स्फूर की मात्रा होती है वो 16% होती है। कहने का मतलब, यदि किसी फसल में एक बोरा 50 किलो का, एक बोरा यदि हम डीएपी का उपयोग करते हैं, तो हमको 3 बोरा एसएसपी का उपयोग करना होगा। यदि हम दोनों के को एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो जो डीएपी होता है उसमें नेत्रजन भी, उसकी कुछ मात्रा 16% के आसपास उपलब्ध रहती है। ये चीज़ों को यदि हम देखते हैं कि सुविधा के हिसाब से यदि देखा जाए, तो डीएपी थोड़ा सा ठीक समझ में आता है। यदि हम झारखंड की मृदा के ऊपर में ध्यान रखें, तो झारखंड की मृदा में कुछ और भी तत्व हैं जिनकी कमी बहुत ज़्यादा है। जैसे यदि वो दलहन फसल ले रहे हैं, या तिलहन फसल ले रहे हैं, या प्याज की खेती कर रहे हैं, लहसुन की खेती कर रहे हैं, तो इसमें सल्फर जो होता है, ये थोड़ा सा मुख्य पोषक तत्व के जगह पर यह सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जिसकी मात्रा कुछ कम जरूरत होती है, लेकिन फिर भी करीब करीब फास्फोरस के बराबर ही इसकी मात्रा की जरूरत इन पौधों में पड़ती है। यदि किसान भाई एसएसपी का उपयोग करें, तो एसएसपी में स्फूर जो 16% है, उसके अलावा 12% सल्फर होता है। तो जाने अनजाने
किसान भाई सल्फर की जितनी मात्रा पौधे को ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। अब जबकि किसान भाई ज़्यादातर डीएपी यूज़ कर रहे हैं तो सल्फर जो है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है पौधों की बढ़वार के लिए, उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नतीजा क्या हो रहा है कि जो मृदा के अंदर में जो उपलब्ध सल्फर है वो आस्ते आस्ते घटता जा रहा है और पौधों पर इसका लक्षण जो है बहुत ही साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं और उनकी जो फल आ रहे हैं उसमें उनकी जो गुणवत्ता होनी चाहिए उसमें वो ह्रास हो रहा है। आजकल ये बात हो रही है कि जो फसल जो पहले जो पैदा होती थी उसमें जो गुणवत्ता होती थी वो पहले जैसी नहीं रही। जब हम पहले जैसा खुराक नहीं देते हैं, अब हमारी जो धरती माँ है वो खाली होते जा रही है। अब हमको उसमें बाहर से ला करके खाद देना होगा जो पौधों के लिए ज़रूरत है। यदि हमारे किसान भाई एसएसपी का उपयोग करें फॉस्फेट के सोर्स के रूप में तो उसमें वो सल्फर साथ साथ में खुद ब खुद चला जाएगा। लेकिन यदि वो डीएपी उपयोग करते हैं तो मैं किसान भाइयों को सलाह देता हूं कि भाई यदि आप डीएपी उपयोग करते हैं तो साथ साथ में आप फॉस्फोजिप्सम, जो कि बहुत ही सस्ता मिलता है, और इसका उपयोग ज़रूर करें। यदि किसान भाई को एसएसपी मिलता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, तो मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि वो एसएसपी का प्रयोग करें। तो उसमें हम देखते हैं कि जो एसएसपी का उपयोग करते हैं तो उसमें उनको कैल्शियम मिल जाता है। कैल्शियम करीब करीब 20% है उसमें, अच्छा है। उसमें सल्फर 12% है। इसके साथ साथ जिस चीज़ के लिए वो उपयोग कर रहे हैं फॉस्फेट, वो करीब करीब 16% है। और यदि मिट्टी में अम्लीयता की शिकायत है, अम्लीयता है, उसका पीएच मान कम है, 5 या उससे नीचे है, तो उस स्थिति में वो चूना का या डोलोमाइट का उपयोग 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हर फसल में कूड़ में डाल करके उपयोग कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। जाड़े के मौसम में बकरियों की देखरेख व प्रबंधन कार्य। किसान भाइयों, बकरियों का विभिन्न मौसम के अनुसार उनकी उचित देखरेख का प्रबंधन करना जरूरी होता है, अन्यथा ये अनेक रोगों की चपेट में आ जाती हैं, जिससे उनकी शारीरिक वृद्धि तो कम होती ही है, साथ ही इनके इलाज पर बकरी पालकों को अतिरिक्त खर्चा भी करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, सर्दी के मौसम में बकरियों की देखरेख किस प्रकार करें, आइए इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना की डॉक्टर अर्चना से। बकरियां जो हैं वो शांत स्वभाव की होती हैं, ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाती हैं। इस वजह से आपको उनके रख रखाव में आसानी होती है। बकरी पालने के लिए जो आप उसके रहने का जो व्यवस्था करते हैं उसके लिए शेड का इस्तेमाल करें, शेड बनाएं, और शेड मौसम के अनुकूल हो, जाड़ा, गर्मी, बरसात, इनके साथ साथ जंगली जानवरों से बकरियों की रक्षा हो सके, इस तरह के शेड बनाएं। बकरियां जो हैं वो ऊंचे स्थान पर रहना पसंद करती हैं, इसलिए ज़मीन से करीब 1 से 1.5 फुट की ऊंचाई पर आप उसके रहने का जगह बनाएं और वो बिछावन नुमा बनाएं, ताकि बकरियां उस पर अच्छी तरह से आराम कर सकें, और साफ़ सुथरा होना चाहिए। बकरियों को जाड़े के मौसम में कुछ खास देखभाल की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप शेड के ऊपर पुआल रखें और शेड के अंदर कुछ ऐसे इंतजामात रखें कि बकरियों को ठंड ना लगे, ठंड से उनका बचाव हो सके। बात करते हैं आहार की, तो बकरियां जो हैं वो सहज स्वभाव की होती हैं, वो किसी भी तरह का चारा खा लेती हैं, और अगर आपके पास चराने का या चारा उपलब्ध नहीं हो तो वो सूखा दाना खा के भी ऐसे बकरियों को 6 से 7 घंटा चराना चाहिए, और अगर चारागाह उपलब्ध नहीं है तो आप उसे दिन में कम से कम 3 बार भोजन दें। एक वयस्क बकरी के लिए 1 किलो घास या हरी पत्ती के साथ साथ 100 ग्राम दाने, 100 से 250 ग्राम दाने जो हैं आप उसे दें। उम्र और वजन के अनुसार भोजन की मात्रा जो है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा किसान भाई चाहें तो मक्का, खल्ली, चोकर, दाना, गुड़, नमक, इन सब चीज़ों का मिश्रण बना के भी आप उसे दे सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह के पेड़ पौधों की पत्तियाँ, जैसे कि बबूल, पीपल, जलेबी, फूल गोभी या बंद गोभी, इस तरह की पत्तियों को भी बकरियां बड़े
चाव से खाती हैं। बकरी पालन का व्यवसाय आपके लिए फायदेमंद हो, इसके लिए आपकी बकरियां स्वस्थ और निरोगी रहनी चाहिए। तो इसके लिए आपको समय समय पर उन्हें कृमिनाशक या परजीवी नाशक दवा देना होगा, और अगर परजीवी नहीं होंगे तो परजीवी जनित रोग भी नहीं होंगे। कुछ मुख्य बीमारियां हैं बकरियों की, जैसे कि पीपीआर, एफएमडी, एचएस, एंटेरोटॉक्सीमिया, ये सब कुछ मुख्य बीमारियां हैं बकरियों की। इनसे बचने के लिए टीके उपलब्ध हैं, आप टीकाकरण करवाएं। और ये ध्यान रखें किसान भाई कि टीकाकरण करवाने से 1 हफ्ता पहले आप अपनी बकरियों को परजीवी नाशक दवा जरूर दें, जो कि आपकी बकरियों के सेहत के लिए अच्छा रहेगा। वो बकरियां अच्छी तरह से बढ़ती रहेंगी, अच्छी तरह से उनकी पैदावार होती रहेंगी। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के किसान भाई बकरी पालन का व्यवसाय अपनाएं और कम लागत में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। लहसुन की उन्नत किस्में एवं वैज्ञानिक बुआई तकनीकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। लहसुन का मसाला में महत्वपूर्ण स्थान है और इसके साथ ही औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण इसकी मांग वर्ष भर बनी रहती है। अतः किसान भाइयों, आप लहसुन की खेती करके अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आप लहसुन की बुआई करते समय वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखें। तो ये बिंदु कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर LM यादव। देखिए, लहसुन एक ऐसी मसाला फसल है कि अगर कोई भी व्यंजन आप बनाते हैं, चाहे शाकाहारी हो मांसाहारी, उसमें इसकी बहुत ही उपयोगिता है। इसकी खेती के लिए अमूमन खेत की तैयारी वैसे करते हैं जैसे हम आलू की खेत की तैयारी करते हैं। एक बार गहरी जुताई करना चाहिए, फिर उसमें कल्टीवेटर चला करके, पाटा चला करके मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं। खाद इसमें किसान भाइयों को आज के ज़माने में तो मिट्टी का परीक्षण करा करके ही खाद का निर्धारण करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसमें करीब करीब 20 से 25 टन जो है वो सड़ी हुई गोबर की खाद बराबर मात्रा में पूरे खेत में फैला देना चाहिए, पहले जुताई के पहले ही। फिर जो है उस पे क्यारी वगैरह बना करके, और लगभग कह सकते हैं कि इसके लिए जो है हम लोग 120 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस, 80 केजी पोटास और 20 से 40 केजी सल्फर भी दिया जाता है। अक्सर किसान भाई सल्फर का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन प्याज और लहसुन दोनों ही सल्फर के लिए बहुत रिस्पांस करता है। अब रही किस्मों की बात, इसमें जो है वो जमुना ग्रुप की जो किस्में हैं, जमुना सफ़ेद 2, जमुना सफ़ेद 3, जमुना सफ़ेद 4, एक G1 करके है और एक G41 करके, ये सारी किस्में हैं जिनका किसान भाई अपने खेती के लिए जो है चयन कर सकते हैं। और इसके लिए NHR नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है वो पटना में है, वहाँ से भी बीज ये उनको मिल सकता है बिहार में। अब इसका लगभग 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए अगर कोशिश करना चाहिए 10 से 15 ग्राम तक का जो एक क्लोव होता है, एक दाना जो होता है, उस हिसाब से करेंगे तो 300 से 500 केजी तक 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए बीज की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें कतार से कतार की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर रखते हैं और आपस में पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। और फिर इसको बहुत गहरा नहीं, जितना आपका एक लहसुन लगाने वाला हल भी छोटा किसान भाई बनाते हैं, उससे चीरा लगा कर उसमें बो सकते हैं। नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए फसल लगाते वक्त। सिंचाई, चूंकि ये उथली जड़ वाली फसल होती है, इसलिए कभी भी पानी का इसमें कमी नहीं होने देना चाहिए। और सिंचाई जो है वो 1 हफ्ते से 10 दिन तक अंतर रख करके किसान भाई हल्की सिंचाई करें, और बार बार सिंचाई करेंगे तो इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है। खास करके ये ध्यान रखेंगे किसान भाई, जब फसल जम आती है तो नाइट्रोजन जो 120 केजी हमने बताया है, उसका आधी मात्रा को फसल का अवस्था 2 महीने होने तक उपयोग कर लेना चाहिए। अगर किसान भाई इस तरीके से करेंगे तो उनको अच्छी फसल मिल सकती है।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। संभुआ जिला समस्तीपुर के कृषक अनूप सिंह, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से गेंदा की रोपाई के बाद किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो अनूप सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, ऐसा है कि किसान भाई जो अभी गेंदा लगा चुके हैं या नर्सरी में डाले हुए हैं बीज को, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमको इसकी रोपाई कब करनी चाहिए। तो रोपाई जो भी लगाए हैं किसान भाई 20 से 25 दिन बाद आप नर्सरी से उखाड़ कर उसको अपने खेत में लगाना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ लगाने से पहले आप कम से कम 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अपने खेत में अच्छी तरीके से उसको मिला ले, ताकि उसमें अच्छी तरीके से आपको खाद की उपयोगिता हो सके। 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास। फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा रहेगी किसान भाई, उसकी पूरी मात्रा जब आप खेत में गेंदा की फसल लगाने जा रहे हैं उसमें पूरी की पूरी मात्रा आपको देना है। इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन को 2 भागों में विभाजित कर ले। प्रथम जो भाग रहेगा, आधा भाग जो रहेगा वो रोपाई के, आपका जो गेंदा है उसकी रोपाई के कम से कम 15 दिन बाद, 15 से 20 दिन के अंतराल में डालना है, और जो आधी मात्रा बच जाएगा उसको कम से कम 30 दिन के अंतराल में आपको डालना है। इस तरीके से रासायनिक खाद जो बताई गई मात्रा है, अनुशंसित मात्रा है, अगर किसान भाई अपने खेत में इसका उपयोग करता है तो इसका स्वाभाविक है कि उपज पर इसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। आपको भी मालूम होगा, एक बड़ा गेंदा जिसको बोलते हैं अफ्रीकन गेंदा, दूसरा होता है फ्रेंच गेंदा जिसको बोलते हैं चमेली गेंदा, छोटा से रहता होगा, आपको भी मालूम होगा किसान भाई। तो वो जो बड़ा अफ्रीकन गेंदा है उसको जो लगाने की जो दूरी रहती है वो 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रहती है और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधों की दूरी होती है। ये बड़े गेंदे की बात है। जो हम छोटा गेंदा किसान भाई लोग, कुछ लोग छोटे गेंदा या चांदी गेंदा जिसको बोलते हैं लगाए रहते हैं, तो उसके लिए भी दूरी का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि दूरी अगर हम निश्चित दूरी में नहीं लगाते हैं तो आप देखेंगे इसका सीधा का सीधा उपज पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे गेंदा होते हैं जिसको चमेली गेंदा कहते हैं, उसकी जो दूरी रहेगी कतार से कतार की दूरी वो 25 सेंटीमीटर रहेगी और पौधों से पौधों की दूरी रहेगी वो 25 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से किसान भाई आप देख के उसको लगाना है। अब आइए बात करते हैं इसकी फसल में किए जाने वाले कर्षण कार्यों की। तो किसान भाइयों, गेंदा की फसल में कम से कम 2 निराई गुड़ाइयों की आवश्यकता होती है। प्रथम निराई गुड़ाई पौध रोपण के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी निराई गुड़ाई पौध रोपण के 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। पौधों में अधिक शाखाएं तथा फूल बने, इसके लिए वानस्पतिक अवस्था में शीर्ष कलिकाओं को तोड़ना चाहिए, जिससे पौधों में अधिक शाखाएं निकलती हैं तथा अच्छे पुष्पों की प्राप्ति होती है। तथा समय समय पर खरपतवार प्रबंधन करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। किसान भाई, गेंदे की फसल के लिए जल प्रबंधन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि गेंदा एक ऐसी फसल होती है जिसमें अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी देते हैं या पानी का जमाव होता है तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई हमको पानी का विशेष ध्यान रखना है कि पानी कितने समय देना है और कितनी मात्रा में देना है, कितने अंतराल में। तो गेंदे की फसल के लिए जैसे अभी जो किसान भाई इसका समय जो है लगाने का, तो इस समय जो आपको पानी देना है वो कम से कम आपको 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देना है। और ये किसान भाई आप निश्चित कर ले कि आप एक बार खेत का जब भ्रमण करें तो वो देख लीजिए कि खेत में नमी की मात्रा कमी तो नहीं हो गई है। अगर आपको लगता है कि खेत में नमी की मात्रा कम है तो आपको पानी देना है। किसान भाई, अभी जो फसल लगाए हुए हैं आप देखेंगे कि गेंदा में अगर हम बीमारी की बात करते हैं तो उसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू आता है जो सफ़ेद पाउडर जैसे दिखाई देते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गंधक है या सल्फर का है 0.2% या अपन कह सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में अगर इसको घोलकर इसका छिड़काव करते हैं 15-15 दिन के अंतराल में, तो आपको जो पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी आ रही है वो जो पत्ती में दिखती है वो आपकी खत्म हो जाए। तो गेंदे की फसल में आप देखेंगे किसान भाई इसमें रेड स्पाइडर आता है, कीड़ा आता है जो कि पत्तियों को मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्लोरोफाइरिफास 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर इसका हम छिड़काव करते हैं तो रेड स्पाइडर को हम कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ किसान भाई इसमें कभी कभी
देखने को मिलता है कि जब हमारे बड्स आने लगते हैं, फूलों के जब छोटी छोटी कलियां आने लगती है, तो उसमें एफिड और थ्रिप्स का भी एक आक्रमण होता है। तो उससे आप देखेंगे कि पत्ती धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है, मुड़ने लग जाती है और पत्ती हरापन से गायब होने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई, और ये इसका जो फैलाव होता है वो वायरस के कारण होता है। एक कीड़ा दोस्त स्वस्थ पौधे में जाता है, फिर इस तरह से फैलाव होता है। तो अगर हम इसको नियंत्रित करना चाहते हैं तो किसान भाई इसके लिए मेटास्टॉक्स 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो कम से कम 15 दिन के अंतराल में, तो इसको भी अच्छे से हम नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो बाजार में निमोनिल की दवा नाम से भी दवा बाजार में उपलब्ध होती है, उसको भी अगर अपन 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर इसका स्प्रे करते हैं तो इसको भी अच्छे से हम नियंत्रित किया जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज हेतु अरहर की फसल में समेकित रोग प्रबंधन। अच्छी फलन के लिए आंवला के बाग में समसामयिक कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।